दोस्तों, हमारा फ्यूचर हमारी आज की चॉइसेस पे निर्भर करता है। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है राहुल और चलते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही दुख पहुंचाने वाली बात है कि हम जब भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनते हैं कि इस बार हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, वो सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर चुनते हैं कि हमें क्या फ्री मिलने वाला है या हमें उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब चॉइसेस ऐसी हों जिसमें कि वो हर महिला को 1,000 रुपये देंगे पर मंथ, दोस्तों वो पैसा भी कहीं ना कहीं आप ही के टैक्सेस से आ रहा है। तो वो चॉइस सिर्फ उस बेसिस पे डिसीज़न लेना कि हमें उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, वो गलत होगा। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी बोलती हैं कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। बिजली फ्री में तो गवर्नमेंट को आ नहीं रही है, तो वो पैसा लेके कहाँ से आएंगे और यहाँ लगाएंगे, हमारी कहीं स्टेट की गवर्नमेंट बैंकरप्ट ना हो जाए। तो ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा वादा करती हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे भी वादे करती हैं कि जितने भी पिछड़े जाति के लोग हैं उनको रिजर्वेशन देंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी पिछड़ी जाति का आदमी का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका डॉक्टर रिजर्वेशन कोटे से आया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरीके के वादे करते हैं और इस बेसिस पे आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चुनते हैं कि हम किसको वोट देंगे, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है और उसके किए हुए 5 या 10 सालों में उसने वो कितने प्रोमिसेस पूरे किए हैं और या वो एजेंडे पे वो खरे उतरे हैं, उस बेसिस पे मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, ऐसे तो हज़ारों सैकड़ों प्रोमिसेस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं, या ऐसे 500-600 एजेंडाज होते हैं जिन चीज़ों को वो लेके आगे चलते हैं। लेकिन मैं ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसका सीधा सीधा अफेक्ट होता है एक मिडिल क्लास या एक आम नागरिक को। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, चाहे दुश्मन देश के बाहर से आके अटैक करे या दुश्मन देश के अंदर से अटैक करे, दोनों ही बहुत खतरनाक है। मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में जाऊं और कोई बीच मॉल में खड़ा होकर मेरे चारों तरफ गन चला दे, एंड वो भी ठीक नहीं है। और अगर हमारे देश के बॉर्डर्स पे कोई अटैक कर रहा है और हमारी फोर्सेज उसको रोक नहीं पा रही हैं, तो वो भी गलत है। तो ऐसी गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी है जो इन सभी को पूरी तरह से एम्पावर करे। मेरा दूसरा पॉइंट होगा ट्रांसपोर्टेशन का। चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो कमर्शियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रेल के थ्रू हो, चाहे वो सी पोर्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो एयर के थ्रू हो। किसी भी डेवलप्ड कंट्री के आप ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे तो वो बेहतर होती है दैन डेवलपिंग कंट्रीज से। तो क्या हम उसमें सुधार कर रहे हैं, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। और मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हॉस्पिटल बेड्स, एजुकेशन सिस्टम एंड मिनिमल वेजेस। और मेरा चौथा और आखिरी पॉइंट होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री और इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, चाहे बात हो इंटरनल चोरी, डकैती, रेप, एक्सटॉर्शन, इन सभी चीज़ों की, या बात हो कि बाहर से जब हमारे देश के ऊपर हमला होता है, हमारे डिफेंसेस उनको कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे घर में आज चोरी हो जाती है या मुझे कोई पकड़ लेता है मार पिटाई के लिए और मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, कितनी जल्दी पुलिस पहुँचती है, कितनी इफ़ेक्टिवली पुलिस काम करती है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के कैसे उन चीज़ों को हैंडल करती है। दोस्तों, एक तो ये चीज़ है कि किस गवर्नमेंट ने कितनी सहूलियत हमारी पुलिस को दी है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। जब मैं आज कहीं पे भी शहर के अंदर गाड़ी चला रहा होता हूँ, आई सी कि हर सिग्नल पे मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है, जो मुझे ये एहसास दिलाता है कहीं ना कहीं आई फील सिक्योर। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि अब कुछ भी गलत होगा नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ हमें श्योरिटी या इस चीज़ हमें सेंस ऑफ रिलीफ ज़रूर देती है कि अगर कुछ हुआ तो उस चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जाएगा, बहुत स्पीड से और बहुत इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। दूसरी बात करें दोस्तों, अगर बाहर से हमला होता है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि जब रशिया ने यूक्रेन इन्वेड किया हो तो कोई भी उस वॉर को रोक नहीं पाया है। यूक्रेन को खुद से ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये कहना कि हमारे इतने
कंट्री दोस्त हैं जो अगर कभी किसी ने हमला कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो वो हमारी हेल्प करेंगे, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्या हमारी गवर्नमेंट हमारी डिफेंस फोर्सेस को इतना स्ट्रांग बनाती हैं कि हम सिक्योर फील करें कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, पहले तो वो उसको डायलॉग से रोकने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो हम इतने सक्षम होने चाहिए या हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो हमें हमारे कंट्री को सिक्योर कर पाए। इसी का दूसरा एग्जांपल दोस्तों ये देखा है मैंने रिसेंटली कि जब इजराइल और पैलेस्तीन का वॉर हो, कोई भी यूएन, कोई भी टाइप की पॉलिसीज़, कोई भी टाइप के डायलॉग्स उस चीज़ को रोक नहीं पाया है। चाहे दोस्तों बाहर से खतरा है, चाहे दोस्तों अंदर से खतरा है, हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। तो हमें इस बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि कौन होगी हमारी गवर्नमेंट कि जिसने सिक्योरिटी और सेफ्टी पे बहुत इफ़ेक्टिवली काम किया है, या हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिसिंग को या हमारी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आई कैन डेफिनेटली से दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि पिछले 10 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन कमेंट्स डाउन बिलो कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप जिस शहर या गांव या जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है और आपके स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है, कांग्रेस है या बीजेपी है या कोई और है। दोस्तों मेरा दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का। जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, किसी भी देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए या इन्फ्लेशन रेट्स को कम करने के लिए, या जो भी आइटम्स आप ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीदते हो, कपड़े हों, कोई भी चीज़ हो, गाड़ियाँ हों या मेडिकल सप्लाइज हों या फिर कुछ भी, आलू प्याज टमाटर हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर दोस्तों हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी सॉलिड। हमारा पूरा देश ट्रेन रूट, एयर रूट, रोड रूट, किसी भी रूट से, हर तरीके के ट्रांसपोर्ट से पूरी तरह सक्षम होगा, फास्ट होगा, तभी हमें चीज़ें सस्ती, अच्छी, फ्रेश तभी मिल सकती हैं। और ये हमारी इकोनॉमी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। खैर हमारा इकोनॉमी होगा आखिरी पॉइंट, तो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी देश के बाहर से आए खतरे को रोकने के लिए भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ऊपर अगर चाइना अटैक करता है और ये एक विंटर सीज़न है और चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वो टनल्स, वो रोडवेज़, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन इतना अगर अच्छा है तो हमारी जो मिलिट्री है वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और चाहे वहाँ पे किसी भी गांव में खाने की सप्लाई या बेसिक नेसेसिटीज़ की सप्लाई देनी हो, तो वो ट्रेन रूट हो, चाहे बस रूट हो, ट्रेन रूट हो, चाहे रोड रूट हो, वो अगर बहुत सॉलिड होंगे तो वो सप्लाईज, किसी भी तरह की सप्लाईज को बहुत इजीली पहुंचाया जा सकता है। जितने अच्छे रोड्स होंगे, जितने अच्छे रेल नेटवर्क्स होंगे, उतनी ही चीज़ें सस्ती भी होती हैं। आप ये चीज़ ज़रूर चेक करिएगा कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और उनका बजट बहुत अच्छा होता है उस चीज़ को लेके। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पोर्ट सर्विसेज अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पिछले 10 सालों में नोटिस किया है कि हमारे देश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हमारे देश में रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा तेज़ी से अच्छा हुआ है। हमारे देश में हर महीने एक एयरपोर्ट बनने की खबर सुनाई देती है ऑन एन एवरेज। हमारे देश का रेल नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है। हमारे देश में ट्रेन ऐसे ऐसे जगह तक पहुंची हैं, ऐसे ऐसे टनल्स, ऐसे ऐसे ब्रिजेस बने हैं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुने। और चाहे जब मैं स्टडी कर रहा था इस चीज़ की, इतने प्रोजेक्ट्स जो 1986 से पेंडिंग पड़े हुए थे वो अब जाके पूरे हुए हैं, विच इज़ अ हैप्पी थिंग कि वो पूरे हो गए हैं। बट ऑल्सो सैड कि जो चीज़ 1986 में हो जानी चाहिए थी वो अभी हो रही है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो मेट्रो ट्रेन 2001 में बन जानी चाहिए थी पूना में, वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये चीज़ें हैं, बट थैंकफुली वो चीज़ें अभी हो रही हैं एंड हो चुकी हैं कुछ चीज़ें, विच इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग। बट आई विश ये चीज़ें 1990s, 2000 और 2010 तक हो चुकी होती तो हम अब बहुत आगे की बात कर रहे होते। दोस्तों चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, विच इज़ अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, पर एक डॉक्टर को 1000 पेशेंट को देखना चाहिए, जो कि WHO की रिकमेंडेशन है। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच इज़ फ्री फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स, वहाँ पे एक डॉक्टर 11,000 पेशेंट्स को देखता है।
तो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है, वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है, जिससे बचने के लिए हम लोग फिर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ तो की है, लेकिन क्या है, सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल है क्या कि कल अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगा और शायद मुझे पता चले कि जब तक मेरा नंबर आएगा, डॉक्टर जब तक मेरे पास पहुंचेगा, शायद मैं कहीं और ही हूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जो कि मैंने पिछले 10 सालों में देखा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन ओनली इन सिटीज़, जबकि गांव में जो तरक्की की स्पीड है या जो जितनी स्पीड से हॉस्पिटल्स बनने चाहिए और जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम मिलना चाहिए, वो उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा है। बट मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट और बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि हम एक डेवलप्ड या विकसित देश से अपने आप को कंपेयर कर सकें। दोस्तों, और भी बहुत सारे पहलू हैं हेल्थ के। हेल्थ इज़ नॉट ओनली कि मेरा हार्ट टूट जाए या मुझे किडनी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या मुझे डायबिटीज़ है। एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। उनमें से एक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को तवज्जो इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि पहले जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वही पूरी हो जाएं, उसके बाद ये मेंटल हेल्थ और इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। खैर, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट ये अवेलेबल है ओनली फॉर दोज क्रीम पीपल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपनी टेक केयर कर सकते हैं। आई विश ये एक बेसिक हेल्थ केयर में आए और इतने हॉस्पिटल्स, और एक्चुअली हमारे कंट्री को 2030 तक 20 लाख डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये कोई एक बड़ा नंबर नहीं है हमारे जितने बड़े देश के लिए कि हम 20,000 डॉक्टर्स भी ना पैदा कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। और सैडली मुझे बताना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम हैज़ द सिमिलर कंडीशन जो कि हमारे हॉस्पिटल्स की है। वैसे तो बोलने के लिए कि हमारे देश में एजुकेशन सभी के लिए फ्री है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर और पेशेंट की रेशो है, वैसे ही हमारे देश में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की भी रेशो है कि एक टीचर 500-600 डिपेंडिंग आप हमारे देश के किस हिस्से में रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की वैसी हालत है। वैसे तो फ्री है एजुकेशन सभी के लिए, लेकिन सेम ही बात है हॉस्पिटल्स की तरह कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अगर एक टीचर जहाँ 20 बच्चों को या 22 बच्चों को पढ़ा रहा है ऐसे स्कूल में एडमिशन चाहिए, देन यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो वही बात है कि वो क्रीम लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो एक मिनिमम वेजेस कमाने वाला आदमी है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजता है, और वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पाता है। सेम चीज़ है कि हमने पिछले 10 साल में या 5 साल में वो क्वालिटी बहुत अच्छी की है, लेकिन जो अभी जितनी अच्छी हुई है वहाँ से लेके, और अगर हम अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करें, वहाँ पहुँचने के लिए अभी हमें एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। अच्छी बात यह है कि सिटीज़ में वो चीज़ बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है, बट हमें गाँव में भी उस चीज़ को उतने ही स्ट्रांगली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एक बहुत ही प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो गांव में रहती है और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू शहर। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो इनकम लेवल है गांव में वो बहुत कम होता है कंपेयर टू शहर। शहर में अपने बच्चों को पढ़ाना फिर भी ईजी है कंपेयर टू गाँव, और जब हमारे देश का एक एक बच्चा एजुकेटेड होगा तभी हमारा फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा होगा। आप ये कह सकते हैं जो हमारी एज के जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, तब जाके आज हमारा कंट्री बहुत वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बना है, विच इज़ अ वेरी प्राउड फॉर अस। बट आई विश ये 1980s या 1970s से शुरू होता तो आज हम एक विकसित देश कहलाते। दोस्तों, बात करते हैं वेजेस की। हमारे देश में दोस्तों सैलरी लेवल कम की तरफ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप एक बर्गर हमारे देश में ख़रीद रहे हैं और वही सेम बर्गर फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में ख़रीद रहे हैं, तो उसके प्राइस पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट हमारे देश में कितनी भी कम वेज हो या कितनी भी कम सैलरी हो, अगर एक इंसान अपने उस सैलरी में अपने मंथ को काटना चाहे तो बहुत इजीली काट सकता है।
दोस्तों जो हमारी अभी की सरकार है बीजेपी, उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम किया है, जो कि उनका एजेंडा बहुत शुरू से था। टॉयलेट इन एवरी हाउस, हाउसिंग फॉर एवरीबडी, एलपीजी, बैंक अकाउंट। एंड मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ कह सकता हूँ कि उनकी एक कोशिश पूरी 100% तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सभी तक पहुँची है और बहुत हद तक पूरी हुई है। और दोस्तों एक सैड बात ये है कि मैं जब स्टडी कर रहा था इस चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स, हम लोग बोलते हैं कि हर घर में अभी भी टॉयलेट नहीं है, लेकिन इसका पूरा का पूरा दोष हम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपनी वो लाइंस डाल दी हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीवेज लाइंस और ये सब डाल दी है। लेकिन कुछ लोग अपने घर में टॉयलेट बनाना ही नहीं चाहते, या तो वो पैसा सेव कर रहे हैं या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जो भी होता है। तो हर घर में टॉयलेट जो सरकार का सपना है, वो सिर्फ सरकार को नहीं, पब्लिक को भी सरकार के साथ मिलके पूरा करना पड़ेगा। सरकार आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, लेकिन मुझे तो हाँ बोलना पड़ेगा ना कि मुझे मेरे घर में टॉयलेट चाहिए। तो हर घर में टॉयलेट का सपना गवर्नमेंट देखती है, और हमें भी देखना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। ऐसे ही दोस्तों जो हमारी गवर्नमेंट ने और एक चीज़ के ऊपर बहुत काम किया था, वो था मेक इन इंडिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेक इन इंडिया कैसा काम कर रहा है हमारे देश में। हमारी गवर्नमेंट का सपना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का एंड गोल है कि हम इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बना सकें। जैसे कि हम आज चाइना को देखते हैं, हमें छोटी से छोटी चीज़ भी हमें चाइना में एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। यूजुअली हम उसको वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अपनी कंपनी का टैग लगाते हैं, और पूरे इंडिया में आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगे आज से कुछ साल पहले तक एटलीस्ट, तो आपको मेड इन चाइना वाली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बट थैंक गॉड, ड्यू टू मेक इन इंडिया कैंपेन, आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बढ़े हैं। हमने उनकी एक्सपोर्ट करनी शुरू की है। इंपोर्ट बहुत कम हुआ है चीज़ों का, और एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे, मैं ये बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि कुछ सालों में वी विल कम्पीट विद चाइना, विल ओवरटेक चाइना। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, क्योंकि राइट नाउ चाइना इज़ considered एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं एज इंडियंस कि हम सारी मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ करें एटलीस्ट एज मच एज पॉसिबल, और पूरी दुनिया में जिस भी चीज़ की डिमांड है हम उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, और बड़े से बड़े कंपनीज़ को इनवाइट करें हमारी कंट्री में फैक्ट्रीज डालने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कि चीज़ कहीं ना कहीं तक हो रही है और बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तभी तो हमने 8 से 9% की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग गाइज। और हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे देश में और भी ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहिए, और जो कि हो रहा है और अपनी स्पीड से बढ़ रहा है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर आवर फ्यूचर। और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 10 साल इंडिया जितनी स्पीड से ग्रोथ देखेगा, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है दोस्तों। और हमारे एज एन इंडियन ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा, और सारे इंडियंस इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। उनके घरों में पैसा होगा, जो जॉब करने वाले हैं उनको अच्छी जॉब मिलेगी, जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में ग्रोथ होगी। इट्स इकोनॉमी चेन ऐसे ही काम करती है कि अगर मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, मेरे पास पैसा होगा, तो मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, अच्छे रेस्टोरेंट में पैसा दूंगा, अच्छे रेस्टोरेंट देखेंगे कि उनका बिज़नेस बढ़ रहा है तो और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बनाएंगे। वो और अच्छे रेस्टोरेंट्स में जो काम करते हैं वो अच्छी जगह में वो घूमने जाएंगे, तो कहीं होटल में रुकेंगे तो और ज़्यादा होटल्स बनेंगे। दैट्स हाउ इट्स अ चेन जो कि बिजनेसेस को प्रॉस्पर करती है। तो ये चीज़ इंडिया अगले 10 सालों में बहुत, ये तो कंटिन्यूस ग्रोथ हो ही रही है, लेकिन जिस स्पीड से ग्रोथ होगी एक हॉकी स्टिक वाली, वी आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 10 years। दोस्तों जब मैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा था तो इंडिया स्टैंड्स वेरी लो इफ़ यू कंपेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन इफ़ यू कंपेयर स्टेट बाय स्टेट, जो मुझे बेस्ट स्टेट लगी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, या जिसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, वो है गुजरात,
गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने वन विंडो ऑल सॉल्यूशन वाली पॉलिसी निकाली थी कि आप एक विंडो पे जाओ, आपको वहाँ से आपके सारे काम हो जाएंगे। इवन गवर्नमेंट ने एजेंट्स निकाले थे कि जो आपको A to Z सारा काम करवा के देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड। उसका एक बहुत बड़ा हमने रिज़ल्ट देखा, जो कि जब टाटा, आपको याद होगा जब टाटा ने नैनो लॉन्च करने के लिए वो एक प्लांट ढूंढ रहा था, एक जगह ढूंढ रहा था, उसका प्लान था कि वो वेस्ट बंगाल में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। लेकिन गुजरात ने टाटा को इनवाइट किया गुजरात में, उनको सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल था कि टाटा बंगाल छोड़ के गुजरात आ गई थी बिकॉज दे वर गेटिंग बेटर फैसिलिटीज़ इन गुजरात। तो ये दोस्तों हमें हर स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट से ये डिमांड करनी चाहिए कि हमें और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे स्टेट में चाहिए। और इससे, इस एग्जाम्पल से हम सभी स्टेट्स ये सीख सकते हैं गुजरात वाले एग्जाम्पल से कि इससे आप कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन देयर ओन स्टेट्स। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे एग्जाम्पल देखने को मिला गुजरात स्टेट। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके साथ मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है। आपको याद होगा जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया था जापान के ऊपर, पूरा देश तबाह हो गया था। लेकिन जापानीज़ लोगों में जो एक पैट्रियटिज्म था, जो अपने देश से प्यार था कि हमें अपने देश को वापस से उठाना है, दिन रात लोगों ने मेहनत से काम किया। एक एक आदमी ने, जिसका एग्जाम्पल आज तक देखने को मिलता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो सैटरडे संडे की सुबह भी लोग 5 बजे 6 बजे सूटकेस लेके जा रहे होते हैं। मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी संडे को सुबह बैग उठा के जाएं, लेकिन हाँ, मुझे जो एक चीज़ ये सीखने को मिलती है, अगर हमारा पूरा देश ये उम्मीद करे कि हम अगले 10 साल में अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री या एक विकसित देश की तरह देख सकते हैं, अगर हम सारे लोग मिलके मेहनत करके ये प्रण ले लें कि हम अपने देश को आगे बढ़ा के छोड़ेंगे, तो दोस्तों कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। ये मुझे कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये चीज़ पता है, ये इट्स अ फैक्ट। ये जापान से सीखने वाली बात है। आपको अगर जापान के बारे में ये नॉलेज नहीं है तो आप ज़रूर गूगल करके ये चीज़ पढ़ना कि कैसे जापान ने दिन रात मेहनत करके अपने देश को आज एक वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ में बनाया है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी हमें यही उम्मीद दी थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, ये एक फॉर्मूला है अपने देश को एक बहुत आगे और बहुत सक्सेसफुल बनाने का। अगर हर इंसान ये उम्मीद करेगा कि अच्छे दिन आएंगे, इस फीलिंग के साथ वो जॉब करेंगे, इस फीलिंग के साथ वो बिजनेस करेंगे, इस फीलिंग के साथ वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, दोस्तों अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ये कोई सपना नहीं है। अगर आज कुछ काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे ये चीज़ बीजेपी की बहुत अच्छी लगी, हमारी इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी लगी कि वो हमें एक उम्मीद देते हैं ऐसी, जो हमें बहुत आगे ले जाने तक की ताकत रखती है। ये उम्मीद जो अंदर से जागती है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये उम्मीद किसी भी चीज़ को सफल बनाती है। अगर आज हम काम करते हैं तो वी विल हैव अ बेटर इंडिया टुमारो। इसी के साथ हम सभी काम कर रहे हैं एंड आई होप ये सपना हमारा ज़रूर पूरा होगा। गवर्नमेंट तो बोलती है 2047 तक होगा, लेट्स सी 2047 तक अगर हम सरवाइव कर पाते हैं तो हमें हमारा देश विकसित देखने को मिलेगा। और पिछले 10 सालों में तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। गाइज नंबर्स कैन नॉट लाई। तो इफ़ यू लुक एट नंबर्स आर शोइंग वेरी गुड इंडिकेटर। तो आप दोस्तों इन बेसिस पे आप अपनी गवर्नमेंट चुने, आपकी स्टेट में किस गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, इस तरीके के इंडिकेटर्स को, इस तरीके के नंबर्स को अपने सामने लेके एंड कंपेयर करके चुने, ना कि इस बेसिस पे कि मेरी गवर्नमेंट मुझे 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन देशों ने अपने कंट्री के लोगों को ये चीज़ें फ्री प्रोवाइड की हैं, वो देश बहुत जल्दी डूब गए हैं। तो ये चीज़ पे भी आप ज़रूर रिसर्च करें, थोड़ा सा गूगल करके देखें। तो कोई भी फ्री चीज़ जब आपको मिल रही हो तो उसको लेके बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो मुझे फ्री चीज़ मिल रही है इसका पैसा आ कहाँ से रहा है, कहीं मेरी गवर्नमेंट डेब्ट में तो नहीं जा रही है, कहीं मेरी गवर्नमेंट बहुत जल्दी बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
गवर्नमेंट वही चुने जो आपके स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को लेके आती है, जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है, जो आपके एजुकेशन सेक्टर को, जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम को और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे काम करती है, आप उसी गवर्नमेंट को चुने। थी मेरी पर्सनल ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे ये जानना है कमेंट्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं आप मेरे साथ एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, या आप कुछ और है जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखते हैं, मुझे आपसे ये जानना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू दोज पीपल who are interested in such kind of topics and सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं देख सकता हूँ कि 90% ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियोज़ आर नॉट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद।